अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं व्यूज मैटर। मैं हूं मुर्तजा डार। नाजरीन, दुनिया भर के अंदर जंगें दो बड़ी वजूहात की बिना पर लड़ी जाती हैं। पहली बड़ी वजह पैसे दौलत का हुसूल और दूसरी वजह अपना खित्ते के अंदर असर और रसूख कायम रखना, उसको बरकरार रखना, अपनी हाकमियत बनाए रखना। अमेरिका और बरतानिया ये दो ऐसे मुल्क हैं जिनके ज़्यादातर दुनिया के ममालिक के साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसले हमेशा से चलते आए हैं। या तो वो पैसे दौलत का हुसूल है या वो अपनी हाकमियत और तवाज़ुन बरकरार रखने के हवाले से एक जद्दोजहद कोशिश है जो हमेशा कई सालों से, कई दहाइयों से करते आए हैं। बहरहाल, अमेरिका और ईरान का मामला भी बहुत पुराना है, कई दहाइयों पर मुहित है। अमेरिका ईरान के मामले को लेकर कभी दुनिया में इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी कि इन जैसा दोस्त मुल्क कोई भी नहीं है, इस्लामी और वेस्टर्न कंट्री, और कभी इनकी दुश्मनी की मिसालें दी जाती हैं कि इन जैसा आपस में दुश्मन मुल्क भी कोई नहीं है। ये सारा मामला शुरू होता है साल 1953 से, जब बरतानिया की और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज प्लान करती हैं कि वो ईरान के अंदर एक मिलिट्री कू के ज़रिए मौजूदा हुकूमत मोहम्मद मुसद्दिक जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त के, उसको कू करेंगी और कू करके अपने ख्यालात वाला, अपनी सोच वाला एक बंदा लाकर बिठा देंगे। ये वो मामला था जिसने अमेरिका और ईरान के मामलात के अंदर पहली फॉर्मल इंटरफेरेंस की। ये सारा मामला शुरू इसलिए हुआ कि ईरान के अंदर नेशनलाइजेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा तक़वियत पा रही थी। जो ईरान के प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद मुसद्दिक, उन्होंने ये प्लान किया और उन्होंने ये सोचा कि जितने भी वहाँ पर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े सेटअप्स हैं, वो सारे हुकूमत के ताबे होंगे। अमेरिका और बरतानिया दोनों मिलकर फोर फ्रंट पे बरतानिया को रखते हुए एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी के नाम से एक प्राइवेट सेटअप है जो बड़े अच्छे तरीके से चलाते आ रहे थे ईरान के अंदर, और इसके अंदर यकीनन वेस्टर्न कंट्रीज बहुत सारा पैसा, बहुत सारा फ़ायदा लेकर जा रहे थे। जिसकी वहाँ पर प्रॉब्लम वहाँ के मौजूदा हुक्मरान को हुई और उन्होंने सोचा कि हम इसको भी नेशनलाइज करेंगे। जैसे ही उसको नेशनलाइज किए जाने का प्लान हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि मौजूदा हुक्मरान के खिलाफ कैंपेन स्टार्ट कर दी गई कि इनकी गवर्नेंस ठीक नहीं है, इनके मामला ठीक नहीं है, इनका होल्ड ठीक नहीं है, सिक्योरिटी के मसले हैं, खदशात हैं, प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज़ हैं, ये है वो है। लेकिन असल वजह इसकी वजह थी कि जो एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी है उस कंपनी को प्राइवेटाइज किया जा रहा था, यानी कि ईरान की हुकूमत के हवाले किया जा रहा था। देखते ही देखते प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसद्दिक साहब का तख्ता उलट दिया जाता है और शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी बरसरे इक़्तिदार आ जाते हैं, जिनको शाह ऑफ ईरान के नाम से भी दुनिया जानती है। शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी काफ़ी मॉडर्न सोच रखने वाले और वेस्ट ख्यालात के करीब तस्वर किए जाते हैं। ये वही दौर था जिसके अंदर ईरान के अंदर मॉडर्नाइजेशन ने काफ़ी परवान चढ़ी। वहाँ पर ख़वातीन के लिबास से लेकर, शराब के इस्तेमाल से लेकर, और जिस किस्म की वेस्टर्नाइजेशन हो सकती थी उसने वहाँ से इनिशिएट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, चूँकि शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी काफ़ी वेस्टर्नाइज ख्यालात के थे, काफ़ी वेस्ट कल्चर को समझते थे, वेस्ट के बहुत करीब थे, और मॉडर्निज़म को ईरान के अंदर काफ़ी फ्लॉरिश करने के अंदर उन्होंने एक ख़ासा रोल प्ले किया। ये वही हैं जिन्होंने सऊदी अरब के अंदर भी उस वक्त के शाह वली अहद को ये मशवरा दिया कि आप सऊदी अरब के अंदर जिस किस्म की सख्ती कर रहे हैं इसको छोड़िए और वेस्टर्न कल्चर को अपनाइए और वेस्टर्नाइज हो, मॉडर्न हो, थोड़ी लिबरल सोच लेकर इतनी सख्ती की आपको क्या ज़रूरत है। बहरहाल, यहाँ से ईरान के और सऊदी अरब के मामला भी काफ़ी ख़राब हो गए। वो हुए क्यों, इस हवाले से हम एक अलहदा सीरीज़ करेंगे, आपको इसकी तफसीलात बताएंगे, लेकिन अभी अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से मज़ीद आपको डिटेल्स बताते हैं। साल 1954 आता है और 1954 के अंदर शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी, शाह ऑफ ईरान जिनको कहा जाता है, वो ब्रिटिश और फ्रेंच ऑयल कंपनीज़ के साथ मुआहदा करते हैं। और मुआहदा ये करते हैं कि ऑयल कंपनीज़ जो ईरान के अंदर से तेल पैदा किया जाता है, जो प्रोड्यूस किया जाता है, 40% की मलकियत ब्रिटिश और फ्रेंच ऑयल कंपनीज़ की होगी, 60% की ईरान की होगी। अब इस सारे मामले में अमेरिका बिहाइंड द कवर, अंडर द टेबल, फ्रेंच और ब्रिटेन्स को इस्तेमाल करते हुए ये मुआहदा करवाता है। और इस मुआहदे की रूह से तीनों ममालिक आपस में, यानी अमेरिका, फ्रेंच और ब्रिटेन्स, अपनी अपनी परसेंटेजेस तय कर लेते हैं और अमेरिका खुलकर सामने भी नहीं आता। खूब पैसा कमाया जाता है और ईरानी तेल से जितना भी माल है वो बनाया जाता है। साल 1957 आ जाता है और साल 1957 के अंदर एटम फॉर पीस प्रोग्राम के नाम से अमेरिका एक मुआहदा करता है ईरानी हुकूमत के साथ। एटम फॉर पीस प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर अमेरिका पहले ये सोच डेवलपिंग कंट्रीज़ में खुसूसन परवान चढ़ाने की कोशिश करता है कि वो किसी तरह न्यूक्लियर चीज़ों के ऊपर अपनी धाक बिठा सके और इन लोगों को एजुकेट कर सके, उसके बारे में बता सके और कह सके कि आप यूरेनियम का या इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सिविल
यूटिलाइजेशन के लिए, यानी आप किसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स को परवान चढ़ाने के लिए, उनको सिखाने के लिए आप इस सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर आप काम कर सकते हैं। लेकिन कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये अमेरिका का खुद एक प्लान था जिसके तहत उसने ईरान के अंदर जितने कीमियाई हथियार हैं और न्यूक्लियर से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको ख़ुद इंट्रोड्यूस कराया, ताकि वो इस खित्ते के अंदर अपना एक इत्तेहादी बना सके, कायम रख सके, जिस इत्तेहादी के पास ऐसी ताकत हो या उस ताकत बनने के करीब करीब हो। चुनांचे अमरीकी सदर डिवाइड डी आइज़हवर मुआहदा करते हैं शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी से, शाह ऑफ ईरान से, और इस प्रोग्राम के तहत न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन का आगाज़ कर दिया जाता है। ये वही दौर था जब अमेरिका न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत दुनिया में अपनी धाक बिठाना चाहता था, और इस हवाले से वो काफ़ी कंसर्न था और पाकिस्तान के साथ भी टॉक्स में था, ताकि पाकिस्तान के साथ भी वो अपने इन मामलात को आगे बढ़ा सके और पाकिस्तान में भी इस हवाले से अपनी धाक बिठा सके। साल 1959 आता है। शाह रज़ा पहलवी ईरान के अंदर तेहरान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर की बुनियाद रखते हैं। इस रिसर्च सेंटर में अमेरिका की मदद से अमेरिकी टेक्नोलॉजी और अमेरिकी एजुकेशन जो कीमियाई हथियारों से जुड़ी है, जो जौहरी हथियारों से जुड़ी है, उसके बारे में एक रिसर्च सेंटर कायम होता है, और जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ से लाई जाती हैं और ला के यहाँ पे लोगों को, जो कंसर्न लोग हैं, उनको एजुकेट किया जाता है, उनको सिखाया जाता है। और ये वो पॉइंट था जहाँ पे ईरान के अंदर बुनियाद डल जाती है, जब ईरान ये सोचता है कि हम इतने ताकतवर हो जाएं कि हम इसका इस्तेमाल अपने डिफेंस के लिए भी करना शुरू कर दें। 1960 में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेज़ुएला मिलकर ओपेक नामी तंजीम बनाते हैं। इस तंजीम के बनाए जाने का मकसद ये था कि इन तमाम ममालिक ने बैठकर इन्होंने सोचा कि इस सारे खित्ते के अंदर वेस्ट की हाकमियत तेल के ऊपर खुसूसन बहुत ज़्यादा हो चुकी है और हम सब उनके हाथों मजबूर हैं और हमें उनको तेल देना पड़ता है। तो हम सारे मिलकर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसके तहत हम खित्ते के अंदर वापस अपना राज बरकरार रख सकेंगे और तमाम वेस्ट जितनी भी मुआहदे कर चुकी है हमारे साथ, उसको पीछे कहीं फेंक देंगे। बहरहाल ये ओपेक का मुआहदा होता है और बड़ा कामयाब मुआहदा होता है, और उसमें बड़ी तेज़ी से जो है वो कामयाबी इन तमाम ममालिक को मिलती है और बड़ा फाइनेंस है इन ममालिक के अंदर आने लग जाता है। साल 1967 आता है। अमेरिका 5 मेगावाट जौहरी हथियार के रिएक्टर और इससे जुड़े मुल्हिका जितने भी हथियार हैं वो ईरान के हवाले करता है। याद रहे कि यहाँ पे शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी की हुकूमत है और अमेरिका में जितनी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनसे बहुत खुश है और उनको अपना बड़ा करीबी दोस्त और साथी और अपना हमदर्द समझती है। साल 1968 आ जाता है। ईरान जो है वो ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर अमेरिका के साथ एक मुआहदा कर लेता है। इस मुआहदे के तहत वो कीमियाई हथियारों के ऊपर काम करेगा, लेकिन सिर्फ अपनी सिविल सर्विसेज या सिविल इस्तेमाल के लिए, जैसा कि तालीम या बाकी चीज़ों के लिए या अपनी एजुकेशन या तहकीक के काम के हवाले से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसका इस्तेमाल डिफेंस या सिक्योरिटी के मामलात में नहीं कर सकते। साल 1963 से साल 1973, ये 10 साल, ये दहाई तस्वुर की जाती है डिकेड ऑफ ग्रोथ। ईरान के अंदर इसको ग्रोथ की दहाई कहा जाता है। ये वो दौर था जब अमेरिका अपना कू कर चुका था ब्रिटेन की मदद से। शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी की हुकूमत थी, अमेरिकी निजात सोच थी, अमेरिकी दोस्त वहाँ पर एक हुक्मरान था। कुछ सालों से मामलात बड़े अच्छे तरीके से चलते आ रहे थे, दोस्ती दोनों जाने बहुत अच्छी थी। ईरानियों का ख्याल अमेरिका रख रहा था क्योंकि ईरानी हुकूमत अमेरिका का ख्याल रख रही थी। ये वो दौर था जब अमेरिका ने सोचा कि हम ईरान के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और हम ईरान के अंदर इन्वेस्ट करने के साथ साथ उनकी कौम को, उनके लोगों को भी ग्रो करने की तरफ बढ़ते हैं ताकि लोग हमारे ख़िलाफ़ ना हो, हमारे ख़िलाफ़ कोई रिजेंटमेंट ना आए। मगर इसके साथ साथ शाह ऑफ ईरान भी मजबूत होते चले गए। ये वही शाह ऑफ ईरान हैं जिनको अमेरिका लेकर आया और ये वही शाह ऑफ ईरान हैं जिन्होंने वक्त गुजरने के साथ साथ अमेरिका को तो यकीनन बहुत सारे फ़ायदे पहुँचाए, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपनी डायनेस्टी, अपनी हुकूमत को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। 1972 में अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन दौरा करते हैं तेहरान का और इस दौरे के अंदर वो अमेरिकियों की इस खित्ते के अंदर जो सिक्योरिटी है उसका वादा लेते हैं उस वक्त के जो शाह ऑफ ईरान है उनसे कि आप इस खित्ते के अंदर जितने भी अमेरिकी और जितनी भी अमेरिकी तनसीबात हैं, जितना भी काम हो रहा है, आप उसकी सिक्योरिटी पर और आपके लोग उसकी सिक्योरिटी पर मामूर होंगे और आप हमें वादा करें। ईरान
शाह ऑफ ईरान उनको वादा करते हैं और इसके एवज में वो हथियार लेते हैं अमेरिका से। अमेरिका उनको हथियार प्रोवाइड करता है और ये वही दौर था जब अरब इजराइल लड़ाई छिड़ जाती है। इसमें कई ममालिक शरीक हो जाते हैं और ईरान को हथियारों की शदीद ज़रूरत पेश आ जाती है। 1977 आ जाता है। अमेरिकी सदर कार्टर ईरान का दौरा करते हैं और शाह ऑफ ईरान की खूब तारीफ़ करते हैं और कुछ इन अल्फाज में याद करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि दिस इज़ अ ग्रेट ट्रिब्यूट टू यू, योर मैजेस्टी एंड टू योर लीडरशिप एंड टू द रिस्पेक्ट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन एंड लव विच योर पीपल गिव टू यू। बहुत अच्छे रिलेशंस दोनों मुल्क एंजॉय करने लग जाते हैं और आगे बढ़ने लग जाते हैं और इस हद तक आगे बढ़ते चले आते हैं कि वो अवाम और अवाम के सेंटीमेंट को भूल जाते हैं। ये वो दौर था जब शाह ऑफ ईरान यानी शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी और अमेरिकी हुकूमतों के ख़िलाफ़ लोगों के अंदर एक लावा पक रहा था, एक लावा उबल रहा था और मॉडर्न ईरान से लोग तंग आते जा रहे थे। बहरहाल वो एक मुस्लिम कंट्री था और मुसलमानों के जज्बात यकीनन उस मॉडर्निज़म से भी मजरू हो रहे थे और वो चाहते थे कि वापस इस्लाम की तरफ जा सकें, वेस्ट के और ख़ुसूसन अमेरिका के तसल्लुत से आज़ादी हासिल कर सकें। ये वो दौर था जब आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ुमैनी यानी इमाम ख़ुमैनी साहब को इम्प्रिज़न किया गया पहले और उसके बाद उनको मुल्क बदर कर दिया गया। ये वही दौर था जब साल 1964 में वो इराक़ से अपने खुतबात दिया करते थे वो ईरानी, लेकिन उनको चूँकि मुल्क बदर कर दिया गया था वो इराक़ चले गए और अपने खुतबात के अंदर वो मुसलमानों का ज़मीर झंझोड़ते थे जो ईरान के मुसलमान थे। ये वो दौर था जब ईरान में इनकलाब की बुनियाद डल चुकी थी। मुसलमानों के जहनों में ये सोच आ चुकी थी कि अमेरिका और ये हुकूमत हमारे ख़िलाफ़ है, हमारी नज़रियात के, हमारी सोच के ख़िलाफ़ है और सिर्फ़ अपने मफादात और उन मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर काम कर रही है। ये वो दौर था जब इनकलाब आने को तैयार था। इस हवाले से मज़ीद क्या हुआ, इनकलाब कैसे आया, किस किस ने क्या रोल प्ले किया, किसका क्या किरदार था। जी तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे 70 की दहाई के आखिर की, जब ईरान के अंदर इनकलाब आने को तैयार था। वहाँ के लोग ये चीज़ तय कर चुके थे कि अब वो अमेरिका के तसल्लुत से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं और साथ ही साथ वो लोग शाह ऑफ ईरान जो रज़ा शाह पहलवी, इनसे भी लोग तंग आ चुके थे और इस तंग आने का उनके जहनों में एक ही वजह थी, एक ही रीज़न था और वो रीज़न ये था, वो ये समझते थे, वो ये अपनी सोच के अंदर चीज़ ला चुके हुए थे, ये चीज़ उनके सामने आया थी कि उनके साथ अमेरिका और अमेरिका के मुंतखब करदा नुमाइंदा यानी रज़ा शाह पहलवी ने उनको उनके जज्बात को शदीद ठेस पहुँचाई है, क्योंकि उन्होंने दोनों हाथों से मिलकर ईरानियों को, ईरानी कौम को, पूरे ईरान को लूटा है, गदर मचाया है और अमेरिका यहाँ से जितने और जिस भी किस्म के असासे ले जा सकता था उसने तेल की सूरत में यहाँ से लेकर गया और उसने उससे अपनी बहुत ही ज़्यादा माल और दौलत के अंदर इजाफ़ा किया। लोग सड़कों पर निकल आए थे, वो चाहे तेहरान हो, वो चाहे कुम हो या वो कोई और ईरान का शहर हो। हर जगह, हर गली, हर चौक, हर शाहराह पर लोगों का एहतजाज था, हुजूम था। लोग बरसरे पेकार थे कि ये जो हमारा इस वक्त का मुंतखब करदा वज़ीर आज़म है रज़ा शाह पहलवी, हमें इससे छुटकारा चाहिए, हम इसको नहीं मानते। अमेरिका के ख़िलाफ़ रैलियाँ निकल रही थी और इसी असना में इमाम ख़ुमैनी जो इराक़ के अंदर मौजूद थे, इराक़ के छोटे से घर है जिसके अंदर वो मौजूद थे, वहाँ बैठकर अपने खुतबात दिया करते थे और उनके खुतबात पूरी दुनिया तक खैर जाते थे, लेकिन जो ईरानी कौम थी जहाँ से उनका ताल्लुक़ था वो उनके खुतबात को बहुत ही ज़्यादा अहमियत देते थे और उनके खुतबात को अपने सामने रखते हुए उनकी जो ये मूवमेंट है वो बहुत तेज़ होने लग गई। इमाम ख़ुमैनी के इन खुतबात के बारे में शायद दुनिया ये नहीं जानती थी और ख़ुसूसन उस ख़ित्ते के बाकी ममालिक या बाकी रहनुमा या बाकी लोग ये नहीं जानते थे कि उनके ये खुतबात जिस रेवोल्यूशन की जानिब ईरान के अंदर बढ़ रहे हैं वो रेवोल्यूशन इस ख़ित्ते की तमाम जोग्राफिया को शायद बदल दे। इस ख़ित्ते के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ उनके इन खुतबात के बाद आने वाली हैं। इससे इस ख़ित्ते के बाकी ममालिक नावाकिफ़ थे।
शाह ऑफ ईरान कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं और उनका मर्ज़ बढ़ता चला जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक उनको इससे छुटकारा हासिल करने के लिए अमेरिका या किसी ऐसे वेस्टर्न कंट्री में जाना होगा जहां पर बेहतर सहूलियात मैसर हैं इलाज के लिए। चुनाचे वो अमेरिका का रुख करते हैं। अमेरिका उनका पुराना साथी है, उनका दोस्त है, उनका एलाय है। वो उनकी मदद के लिए आता है, उनकी मदद के लिए वो इंसानी हमदर्दी का पहलू सामने रखता है। उनको यहाँ से उठाता है और ईरान से उठाकर उनको अमेरिका ले जाता है और वहाँ पे ले जाके उनका इलाज शुरू हो जाता है। अब 14 साल की जिलावतनी काटने के बाद इमाम खुमैनी साहब इसी असना में वापस आते हैं ईरान में, और जैसे वो ईरान में वापस आते हैं, ईरान में उनका जिस किस्म का इस्तकबाल किया जाता है, उनको एयरपोर्ट से जिस जगह पर उन्होंने जाना था उस जगह पर ले जाने के लिए कहने वाले ये कहते हैं, जो तारीख़दान है वो ये कहते हैं, जो उस वक्त के वाक़यात को लिख चुके हैं वो ये रिपोर्ट करते हैं कि ये वो इस्तकबाल था जो उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में आज तक ऐसा इस्तकबाल या ऐसा वालेहाना वेलकम कभी भी किसी लीडर का नहीं देखा। और एक ख़याल ये भी किया जाता है कि ये दुनिया के बड़े तरीन वेलकम्स या इस्तकबाल में से एक बड़ा इस्तकबाल था जो इमाम खुमैनी को 14 साल की जिलावतनी काटने के बाद ईरान वापसी पर मिला। अब ईरानी कौम ने उनका इस्तकबाल किया और जैसे ही उनका इस्तकबाल किया उन्होंने अपनी पहली तकरीर की, और तकरीर में उन्होंने अमेरिका और शाह ऑफ ईरान को आड़े हाथों लिया और कहा कि हमें इनके तसल्लुत से आज़ादी चाहिए। इमाम खुमैनी इसी असना में सुप्रीम लीडर बन गए ईरान के, और इस वादे के साथ कि वो इनकलाब सिर्फ ईरान के अंदर नहीं लेकर आएंगे बल्कि वो हमसाया ममालिक और जहाँ जहाँ भी अमेरिका का तसल्लुत है, जहाँ जहाँ भी अमेरिका का ज़ोर ज़बरदस्ती चलती है, उससे तमाम मुसलमानों को छुटकारा दिलाया जाएगा। कुछ अरसे बाद लेबनान के अंदर जो हिज़्बुल्लाह एक तहरीक थी, उसने भी इमाम खुमैनी की इस हिमायत का ऐलान किया, जो एक बड़ी ख़बर के तौर पर दुनिया के सामने चीज़ आई। इनकलाब के इस अमल के दौरान मुल्क भर की जितनी मिलिट्री थी, जितना मीडिया था, जितनी मिनिस्ट्रीज़ थी, सब सुप्रीम लीडर यानी इमाम खुमैनी के ताबे आ जाती हैं, और किसी को भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं होती कि वो उनकी मर्ज़ी या उनकी मंशा के बगैर कोई भी फ़ैसला ले या कोई भी अमल करे। अगर उन्होंने किसी चीज़ का हुक्म दे दिया है तो उस हुक्म के ख़िलाफ़ जाना उस वक्त के दौर के मुताबिक शायद एक गुनाह तस्वुर किया जाता था। जितने पैरामिलिट्री थी, जितने मीडिया था, जितनी मिनिस्ट्रीज़ थी, जितनी इंतज़ामिया थी, तमाम की तमाम सुप्रीम लीडर के ताबे आ जाती है। चंद रोज़ गुजरते हैं, मंजरनामे में एक और बड़ी ख़बर सामने आ जाती है जिसे पूरी दुनिया का जो दोस्तों मीडिया है ना, वो उसको कवर करता है। और वो ख़बर शुरू कहाँ से होती है, मैं उसकी थोड़ी सी आपको रिकैप देता हूँ। ये वही एक लावा है जो लोगों के जहनों में बन रहा था, उबल रहा था, और वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हो चुका था। लोग, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया, इस रेवोल्यूशन के प्रोसेस का भी मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसमें लोग अमेरिका से खासे तंग थे और उससे एक नफ़रत पाई जाती थी ईरानियों के अंदर, और वो इतनी नफ़रत उनसे करते थे कि शायद अमेरिका का, अमेरिकी प्रोडक्ट्स का, या किसी भी किस्म में, किसी भी सूरत में अमेरिका की प्रेजेंस या उसकी किसी भी सूरत में एग्जिस्टेंस को अपने सामने बर्दाश्त तक नहीं करते थे। इस सारे मामले ने एक नया रुख लिया, मामलात कुछ मज़ीद संगीन हो गए। अमेरिका के ख़िलाफ़ नफ़रत इतनी बढ़ने लगी कि कुछ तलबा ने तेहरान में वाक़ अमेरिकन एम्बेसी का घेराव करना शुरू कर दिया। वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर बड़ी तादाद में जब ये सारे तलबा पहुँचे जो काफ़ी जज्बात से भरे पड़े थे, अमेरिका के अगेंस्ट इनकी नफ़रत बहुत ज़्यादा थी, इन्होंने वहाँ पर पहुँचा और पहुँचकर अमेरिकी एम्बेसी पर धावा बोल दिया। इनका ऑब्जेक्टिव एक ही था कि ये यहाँ से अमेरिकियों को निकाल फेंकेंगे बाहर, और जो इनसे गद्दारी करके यानी शाह ऑफ ईरान रज़ा शाह पहलवी, उसको वापस लाने का मुतालबा करेंगे। और वही हुआ जिसका डर था। अमेरिकियों को यरगमाल बना लिया गया। ईरानी तलबा ने इनको हॉस्टेज बनाया, और हॉस्टेज बनाए जाने के बाद उन्होंने अमेरिका के आगे एक मुतालबा रखा कि अगर आप हमें हमारा कैदी वापस कर देंगे तो हम आपको आपके कैदी बाइज़्ज़त बरी कर देंगे और आप तक पहुंचा देंगे। सूरत हाल बिगड़ने लग गई। 66 के करीब कैदी बनाए गए, हॉस्टेज बनाए गए इन तलबा की जानिब से। इन 66 में से 13 कैदियों को छोड़ दिया गया, और वो इंसानी हमदर्दी की बिना पर छोड़ा गया, जिनमें कुछ ख़वातीन थी जिनकी कुछ हालत भी ठीक नहीं थी, और कुछ स्याफ़ाम अमरीकी मौजूद थे, और ये कहकर छोड़ा गया कि ये पहले ही सोहबतें और मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं अमेरिका की जानिब से, तो इनका छोड़ देना ही बेहतर है। बहरहाल बाकी जो कैदी रह गए, उन कैदियों को लेके दोनों ममालिक के दरमियान मल्टीपल टाइम नेगोशिएशंस हुई। अमेरिका किसी सूरत भी रज़ा शाह पहलवी को वापस ईरान देने पर रज़ामंद नहीं था, और इसकी बिना पर उसने
इतने लोगों की जो उनके एम्बेसी के अंदर मौजूद थे उनकी जान दांव पर लगा दी। इस हवाले से बहुत वहाँ पर क्रिटिसिज्म भी हुआ और बहुत रिएक्शन का भी सामना आया वहाँ के जो मौजूदा सदर थे अमेरिका के। लेकिन बहरहाल मामला आगे बढ़ता चला गया और सूरत हाल काफ़ी कशीदा होती चली गई। अमेरिका ईरान पर फ़ौरन पाबंदियाँ लगा देता है, $12 अरब तक के असासे जो है उनके मुंजमद कर देता है। खाना पीने की मुश्किलात वहाँ पर होने लग जाती हैं ईरान के अंदर और पाबंदियाँ ईरान पर लग जाती हैं। कैदियों को ये इल्म नहीं था इस दौरान कि उन्हें एक एक करके मार दिया जाएगा या उनके ख़िलाफ़ उन्हें कोई तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा या उन्हें छोड़ दिया जाएगा। तो कैद के अंदर जब आप हों और इस किस्म की सूरत हाल हो, एक कैदी किस कैफियत से गुजरता है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल वक्त गुजरता है और ज़्यादा वक्त नहीं, कुछ ही वक्त गुजरता है, अमेरिका के अंदर सदर का मनसब तब्दील होता है। रोनाल्ड रेगन अमेरिका के नए सदर आते हैं। जैसे वो सदर मुंतखब होते हैं, सदर मुंतखब होने के फ़ौरन बाद वो ईरान के साथ राब्ता करते हैं और राब्ता करने के फ़ौरन बाद वो एक मुआहदा करते हैं। उस मुआहदे के तहत 444 दिनों के बाद जितने हॉस्टेज होते हैं अमरीकी उनको छोड़ दिया जाता है। और जब उनको छोड़ दिया जाता है तो इस वादे और इस अहद के साथ छोड़ा जाता है कि अमेरिका आज के बाद ईरान के किसी भी मामले के अंदर इंटरफेयर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं करेगा। मामला आगे बढ़ते हैं। 7 समंदर पार बैठे अमेरिका को जब इतना ज़्यादा टफ़ टाइम दिया जाता है तो इस टफ़ टाइम दिए जाने की खबरें पूरी दुनिया के अंदर फैलती हैं कि अमेरिका को मार भगाया, अमेरिका का जो मुंतखब करदा नुमाइंदा था उसका तख्ता उलट दिया, उसको मुल्क से भगा दिया और उसको वापस लाए जाने के हवाले से हॉस्टेजेस भी बना लिए गए और अमेरिका को बिलाखिर घुटने टेकने पड़े अपने हॉस्टेजेस की खातिर और उसने कहा कि जी आज के बाद हम आपके किसी भी मामले के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो पूरी दुनिया के सामने गया। और फिर यहाँ से आगाज़ हुआ ईरान और इराक़ की खौफनाक जंग का, उस जंग का जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इस जंग में फिर अमेरिका ने एक बड़ा रोल प्ले किया। जी तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे ईरान अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से, उसकी तारीख़ के हवाले से कि वो किस किस्म के उतार चढ़ाव का शिकार रहे हमेशा से ये ताल्लुकात। और इससे पहले जो एपिसोड नंबर 2 है उसके अंदर हम जिक्र ये कर रहे थे कि ईरान में इनकलाब आ चुका था। ईरान के अंदर इमाम खुमैनी सुप्रीम लीडर के तौर पर दुनिया के मंजरनामे में नज़र आने लगे थे। ईरानियों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया था और इमाम खुमैनी ने जैसे ही इनकलाब लेकर आए 1979 में, उसके आते ही उन्होंने ऐलान किया कि अमरीकी तसल्लुत इस खित्ते के जिस भी मुल्क में है, जहाँ पर भी मुसलमान आबाद है, वहाँ पे अमरीकियों ने अपनी धौंस और अपनी धाक बिठा रखी है, उसके ख़िलाफ़ हम बरसरे पेकार होंगे और मुसलमानों को उससे छुटकारा दिलाएंगे। बहरहाल ये डर, ये खौफ तमाम खित्ते के दीगर ममालिक के ऊपर तारी था। जिस किस्म का इनकलाब ईरान के अंदर आ चुका था और जिस किस्म का इनकलाब आने के बाद एक ओवरऑल पूरे खित्ते की फ़िज़ा बन चुकी थी, सबको अपना डर पड़ गया था। बहरहाल 1979 ही वो साल था जिसके अंदर इमाम खुमैनी साहब सुप्रीम लीडर बने थे ईरान के अंदर, और ये वही साल था जिसके अंदर सद्दाम हुसैन सदर के मनसब पर फायज़ हो गया इराक़ में। खैर कुछ ही महीनों का वक्त गुजरा, इराक़ के अंदर सुन्नी मेजॉरिटी थी, सद्दाम हुसैन सुन्नी लीडर थे। दूसरी जानिब ईरान के अंदर इमाम खुमैनी साहब शिया लीडर के तौर पर पहचान रखते थे। इन दोनों के दरमियान काफ़ी टेंशन्स थी। 1980 में इस सारी फ़िज़ा जब ये बनी थी तो इराक़ ने यह तय किया कि वो ईरान पर हमला करेगा। 1980 में सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। 2 बड़ी वजूहात इस हमले की बताई जाती हैं। पहली वजह ये बताई जाती है कि सद्दाम हुसैन चूँकि सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखता था, उससे डर था कि कहीं शिया मसलक इराक़ पर गालिब ना आ जाए, उस पर हमला ना कर दे और हमला उसका कामयाब ना हो जाए। दूसरा ये कि सद्दाम हुसैन के अपने जो अज़ाइम थे वो काफ़ी खौफनाक थे और सद्दाम हुसैन के अज़ाइम में सबसे बड़ा अज़्म था कि वो खित्ते के अंदर अपना कंट्रोल, अपनी हाकमियत, अपनी धाक बिठाए रखना चाहता था और उस पर कंट्रोल लेना चाहता था। सद्दाम हुसैन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं, उसके बचपन, उसके लड़कपन के हवाले से भी, इसके हवाले से फिर हम डेफिनेटली कोई और वीडियो करेंगे, लेकिन आपको 2 उसके इक़्तिसाबात बता देता हूँ। पहला ये कि सद्दाम हुसैन के बारे में मशहूर ये है कि लिखने वाले ये लिखते हैं कि 10 साल की उम्र में उसने पहला कत्ल किया था और अपने लड़कपन में वो कई कत्ल कर चुका था। सद्दाम हुसैन के बारे में एक ये भी राय रखी जाती है कि वो काफ़ी ज़ालिमाना सोच से ताल्लुक़ रखता था। बहरहाल जंग छिड़ जाती है। 1980 में इस जंग का आगाज़ होता है, ईरान इराक़ वॉर का। कीमियाई हथियारों से हमले किए जाते हैं इराक़ की जानिब से ईरान पर। ईरान ने भी इसका भरपूर जवाब दिया। दोनों जानिब की फ़ौजें खासी चार्ज थी, मोबिलाइज थी, नया रेवोल्यूशन ईरान के अंदर आया था। एक अंदाजे के मुताबिक इस जंग में लगभग 5 लाख लोग मारे गए, जाँ बहक हुए। 8 साल तक ये जंग चलती रही। कई लोग बेघर हो गए, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। दोनों ममालिक को खातिर खा कोई भी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई।
1988 में यूनाइटेड नेशन ने इन दोनों मुल्कों के दरमियान जंग बंदी मुआहिदा करवा दिया और सालिसी का किरदार अदा किया। अमेरिका कई साल तक सद्दाम हुसैन यानी इराक को इंटेलिजेंस मालूमात समेत जदीद हथियारों की सप्लाई करता रहा। उसने तय किया कि ईरानियों को सबक सिखाएगा और जो इनकलाब के दौरान उसके साथ हुआ उसका बदला लेगा। सऊदी अरब और कुवैत भी कई साल तक इराक की मदद करते रहे। वैसे इस हवाले से हम एक अलहदा वीडियो ज़रूर करेंगे जिसमें हम आपको ईरान इराक की स्पेसिफ़िक डिटेल्स के बारे में बताएंगे। इन दो ममालिक के पीछे किसको किसकी पुष्ट पनाही हासिल थी, कौन कौन से ममालिक और कौन कौन से धड़े किस मुल्क को सपोर्ट कर रहे थे और किस किस को वेपन मुहैया कर रहे थे, इसकी भी तफसील में जाएंगे। बहरहाल ये सिलसिला आगे बढ़ता है और इराक ईरान जंग जब जारी थी तो हिज़्बुल्लाह नामी तंजीम ने लिबनान में अमरीकी कौंसल खाने पर हमला कर दिया। चूँकि अमरीका के ख़िलाफ़ पूरे ख़ित्ते के अंदर बहुत नफ़रत पाई जाती थी, वो चाहे ईरान हो, वो कुछ हिस्सा इराक़ का हो, वो लिबनान हो, वो सीरिया हो, वो जौन सा भी कॉर्नर था वहाँ पे अमरीकियों के ख़िलाफ़ लोकल लोगों की जानिब से एक रिजेंटमेंट पाई जाती थी और वो हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही थी। बहरहाल ये हमला हो जाता अमरीकी कौंसल खाने पर हिज़्बुल्लाह की जानिब से और फिर वहाँ पर हमले के बाद अमरीकियों को जो वहाँ पर कौंसल खाने में मौजूद थे उनको कैदी एक बार फिर बना लिया जाता है और फिर अमरीका ये तय करता है कि वो इनको वहाँ से छुड़वाएगा। ज़ाहिर है वो उसके शहरी थे और अमरीका अपने शहरियों को लेके किस हद तक जा सकता है ये सब जानते हैं। अमरीका ने खुफिया तौर पर ईरान से एक डील की। ईरान से डील इसलिए की क्योंकि हिज़्बुल्लाह के बारे में कहा जाता था कि ये वो तंजीम है जिसको ईरानियों की सपोर्ट थी और अच्छी खासी सपोर्ट थी। ईरान से जो डील की गई अमरीका की, उस डील के नतीजे में ये तय पाया कि हिज़्बुल्लाह छोड़ देगा इन कैद हुए लोगों को, अमरीकियों को जो कौंसल खाने में लिबनान के मौजूद थे। उसके बदले में अमरीका ईरान को जदीद हथियार देगा और इसके लिए जो लिखने वाले लिखते हैं और इसके लिए एक अच्छी खासी जो है वो रकम मुख्तस की गई और एक अच्छी खासी असले की खेप भी मुख्तस कर दी गई। यानी ईरान इराक वॉर जारी थी। इराक को एक तरफ अमेरिका वेपन्स मुहैया कर रहा था, इंटेलिजेंस दे रहा था ताकि वो ईरान पर हमला कर सके। कुछ साल गुजरते हैं तो वो इस डील के नतीजे में ईरान को सपोर्ट करता है कि वो इराक को मार सके। यानी दोनों जानिब गदर मचा था, खून खराबा था, लड़ाई थी, लाखों लोग अपनी जान से बाजी हार चुके थे और दोनों जानिब ही अमेरिका अपनी डर्टी पॉलिटिक्स कर रहा था। बहरहाल ये जो डील हो गई, इस डील को कॉन्ट्रा अफेयर डील के नाम से जाना गया, जिसमें वेपन्स ईरान को दिए गए और वहाँ से लिबनान से छोड़े गए जो अमरीकी कैदी थे कौंसल खाने के। इस डील को लेकर काफ़ी रिजेंटमेंट थी अमेरिका के अंदर। रोनाल्ड रेगन उस वक्त के सदर थे और रोनाल्ड रेगन ने इस डील की तस्दीक ऑफिशियल तो नहीं की, लेकिन कांग्रेस की जानिब से यानी उनकी अपोजिशन की जानिब से उनको शदीद तनकीद का सामना रहा और ये ख्याल किया गया कि ये डील जो इन्होंने की है, जिसका उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान या ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया, उससे एग्री नहीं किया, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ यही निशानदेही कर रहे हैं कि ये जो डील हुई है ये आउट ऑफ द कोर्ट हुई है, ये डील नहीं होनी चाहिए थी वगैरह वगैरह। बहरहाल इस जंग के दौरान ईरान और इराक खुलकर आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी क़ुव्वतें होती हैं जिनके ख़िलाफ़ जो है वो जंग जारी होती है और ईरान कभी उन ममालिक या उन क़ुव्वतों पर हमला करता है जो इराक़ की सपोर्ट कर रहे हैं और यही काम इराक़ करता है। 1985 में जैसा मैंने आपको बताया कि लिबनान में अमरीकी कौंसल खाने पर हिज़्बुल्लाह हमला करता है और उस वाक़े के नतीजे में जो सारी डेवलपमेंट हुई वो मैंने आपसे शेयर की। लेकिन उससे कुछ अर्सा कबल यानी 1983 के अंदर एक और ऐसा बड़ा वाक़या होता है जिस वाक़े को लेके अमेरिका के अंदर शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है और अमेरिका तय करता है कि वो इस वाक़े का जब भी उसको मौका मिलेगा वो बदला ज़रूर लेगा। 1983 की ये बात है कि बैरूत में जहाँ पर अमरीकी और फ्रांसीसी फ़ौजी और जो उनके मुतल्लिका ऑफिशल्स थे वहाँ पर मौजूद, वो रिहाइश पजीर थे। हिज़्बुल्लाह नामी इस तंजीम ने यह तय किया कि वो इन पर हमला करेगा, अमरीकियों से बदला लेगा जो अमरीकी उन पे, उनके इलाके के ऊपर और उनके लोगों के ऊपर, उनके मुल्क के ऊपर गज़ब ढाते चले आ रहे हैं। बहरहाल उन पर हमला किया गया, बारूद से भरे 2 ट्रक जहाँ पर वो रिहाइश पजीर थे वहाँ पर ले जाए गए और फोड़े गए, जिसके नतीजे में 241 के करीब अमरीकी फ़ौजी और कुछ फ्रांसीसी फ़ौजी भी मारे गए। बड़ी अमाउंट में लोग मारे गए थे, बड़ी तादाद में लोग मारे गए थे। इन बड़ी तादाद में मारे जाने वाले लोगों के हवाले से शदीद गम व गुस्सा पाया जाता था अमरीकियों के अंदर और अमरीका को शदीद धचका भी लगा और ये लोगों की एक बड़ी तादाद थी जो वियतनाम वॉर के बाद किसी एक इंसिडेंट के अंदर इतनी ज़्यादा मारी गई।
जिसके नतीजे में 290 लोग जान की बाजी हार गए। ये ईरानी फ़्लाइट 655 थी जिसने तेहरान से परवान भरी थी और दुबई के रास्ते ये सऊदी अरेबिया जा रही थी, और जिसमें ज़्यादातर जो है वो लोग थे जिन्होंने सऊदी अरब खाना काबा जाके वहाँ पर उम्रा करना था। बहरहाल जैसे ही ये हमला हुआ 290 के करीब लोग मारे गए। कुछ पाकिस्तानी थे उसमें, कुछ इंडियंस थे उसके अंदर, कुछ और भी एक दो नेशनैलिटीज़ के लोग थे, लेकिन 225 से ज़्यादा मुसाफिर उसके अंदर ईरानी थे और क्रू भी इसके अंदर काफ़ी सारा ईरानी था। बहरहाल अमेरिका ने इसकी मजम्मत की, शदीद मजम्मत की, और अमेरिका ने यह कहा कि हमने या हमारी जो समंदर में मौजूद जो जहाज़ था जिसके ज़रिए इसको जंगी जहाज़ के ज़रिए निशाना बनाया गया, उसमें अमेरिका ने कहा कि हमसे मिसकैलकुलेशन हुई है, हमसे गलती हुई है। हम ये समझे थे कि ये ईरान का F-14 टॉम कैट जहाज़ है जो ईरानी फ़्लीट का एयरफोर्स जो थी ईरान की उसका हिस्सा था, और हम ये समझे कि ये हमारी जो इस खित्ते के अंदर पर्शियन गल्फ़ के अंदर इस सी के अंदर जो हमारी तनसीबात हैं उस पर हमला करने के लिए आ रहा है, और हमने सेल्फ़ डिफेंस के अंदर उसके ऊपर हमला किया। हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल गलत हुई। रोनाल्ड रेगन ने ईरानियों को ख़त लिखा और उसके अंदर उन्होंने शदीद मजम्मत की, ऐसे वाक़यात की, लेकिन साथ ही साथ माफ़ी मांगी और साथ ही साथ ये भी कहा कि ये ह्यूमन एरर था, इसमें हमारी इंटेंशंस कोई नहीं थी। बहरहाल ईरान ने इस चीज़ को तस्लीम नहीं किया और ईरान ने इस चीज़ का इजहार किया। दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने भी इस चीज़ का इजहार किया कि ये अमरीकियों ने डिलिबरेटली किया है, जानकर किया है, और ये बैरूत में होने वाले जो हमले थे जिसमें 241 के करीब अमरीकी मारे गए थे, ये उसका उन्होंने बदला लिया है। बहरहाल ईरान इराक जंग जैसे कि मैंने जिक्र किया 1988 में ख़त्म हो जाती है, और सद्दाम हुसैन ने काफ़ी ज़्यादा गदर मचाया सारे इलाके के अंदर, बहुत सारे ईरानियों को मारा, बहुत सारे इराकी भी मरे। लेकिन इस सारे असना में, इस 8 साल के टेन्योर में सद्दाम हुसैन एक बददिमाग लीडर, एक बददिमाग सरबराह के तौर पर दुनिया के सामने आता है, जिसको शायद इस जंग ख़त्म होने के बाद अमेरिका की भी कोई ख़ास परवाह नहीं रह गई थी। ये बात अमेरिका समझ चुका था कि सद्दाम हुसैन शायद उसके हाथ से निकल चुका है या निकलने वाला है, और इसके कुछ ही अरसे के बाद गल्फ जंग का आगाज हो जाता है। इससे कबल एपिसोड नंबर 3 में हम बात कर रहे थे अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से, और उसमें हमने जिक्र किया कि 80 की दहाई के आखिर में किस तरह ईरान इराक जंग ख़त्म होती है, यूएन उसके अंदर एक मीडिएटर का रोल प्ले करता है और इसको ख़त्म करता है, और साथ ही साथ हमने ये भी जिक्र किया कि इस जंग के इख्तिताम तक किस तरह सद्दाम हुसैन इराक का सदर एक मुँह ज़ोर घोड़ा बन जाता है, और वो इतना मुँह ज़ोर घोड़ा बन जाता है कि अमेरिका को भी यूँ लगता है, यूँ गुमान होता है, या उनको शायद यकीन होने लग जाता है कि सद्दाम हुसैन शायद अब उनके कंट्रोल से भी बाहर हो चुका है और सद्दाम हुसैन अब अपनी जंग लड़ रहा है। 1991 में गल्फ जंग छिड़ जाती है और कई मुल्कों के इत्तेहाद बन जाते हैं। अमेरिका इराक के सामने खुलकर आ जाता है और दोनों मुल्कों के दरमियान खुल्लम खुल्ला लड़ाई होती है। ईरान पहले से ही अमेरिका की पाबंदियां जो है वो बर्दाश्त कर रहा होता है, उसके ऊपर सैंक्शंस लग चुकी होती हैं। सदर बिल क्लिंटन 1993 में अमेरिका के सदर बन जाते हैं। 1992 से यानी सदर क्लिंटन के बरसरे इक़्तिदार में आने से 1 साल पहले से लेकर तकरीबन 1996-97 तक ये वो दौर था जिसके अंदर ईरान के ऊपर सैंक्शंस वैसे की वैसे ही रहीं, बल्कि शायद उसको मज़ीद इंटेंसिफाई कर दिया गया, मज़ीद शिद्दत के साथ उनको एग्जीक्यूट करने लग गए, और उसके अंदर मज़ीद तरामीम की गई जिसका मकसद एक ही था कि इन सैंक्शंस को यानी ईरान के ऊपर अमरीकी पाबंदियों को मज़ीद सख्त किया जाए। ईरान के साथ अमरीका ने ख़ुद तो हर किस्म की ट्रेड, हर किस्म की ऑयल की ट्रेड हो या किसी भी और चीज़ की ट्रेड है या कोई भी फाइनेंशियल मामलात उनके तिजारत के चल रहे हैं, उन सब के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाई। इसके साथ साथ उनके जो एलाई कंट्रीज़ थे, इत्तेहादी ममालिक थे, उनको भी सख्त पाबंदी लगाई और कहा कि जी कोई दुनिया का मुल्क जो अमेरिका का इत्तेहादी था उसको कहा कि जी आपने ईरान के साथ किसी किस्म की कोई ट्रेड नहीं करनी। हालात ईरान के अंदर काफ़ी मखदूश हो गए, सख्त किस्म की पाबंदियाँ थी जिसका सामना था ईरान को। मुश्किलात थी जिससे ईरानी गुज़र रहे थे और उन मुश्किलात से डील करने की वो हर गुज़रते दिन के साथ कोशिश कर रहे थे, लेकिन हालात यकीनन माली तंगी की वजह से काफ़ी मुश्किल होते जा रहे थे ईरान के अंदर। पाबंदियों की असल वजह अमेरिका जो बताता आया है, कहता आया है, वो आज भी वही है। वो उसका कहना यह है कि ईरान यूरेनियम की अफजाइश कर रहा है, ईरान जौहरी हथियार बनाने के ऊपर काम कर रहा है। और आपको याद होगा हमने अपनी वीडियोस के अंदर इसी US ईरान सीरीज़ के अंदर आपको बताया था कि ये वही अमेरिका है जो यूरेनियम
के ऊपर काम करना, इसके हवाले से जितनी एजुकेशन थी फॉर्मल, वो इसके हवाले से जितनी मवाद था, वो ये सारा अमेरिका ख़ुद लेकर गया ईरान में, जब ईरान के साथ उसके बड़े अच्छे रवाबित थे और बड़ा अच्छा निज़ाम था। और पस पर्दा हक़ाइक़ ये थे कि ईरान को वो इस ख़ित्ते का ताकतवर मुल्क बनाना चाहता था, इस ख़ित्ते के अंदर सेकंड अपना रखना चाहता था, इसलिए वो उसको इतना पावरफुल कर रहा था और उसको ये सारी चीज़ें दे रहा था। और क्या ऊपर से ये रहा था कि ये जी एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, रिसर्च वर्क के लिए, इसका इस्तेमाल आप डिफेंस के लिए नहीं कर सकते। और बाद में उसने कहना शुरू कर दिया कि जी ईरान ने इसको डिफेंस के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बहरहाल ये वही एलिगेशन था जो चलता आ रहा था और इसी एलिगेशन की बिना पर उसके ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई थी। 1997 आता है, मोहम्मद ख़ातमी ईरान के सदर बन जाते हैं और मोहम्मद ख़ातमी चूँकि शाफ़ ईरान और शाफ़ ईरान के स्कूल ऑफ थॉट और जो शाही निज़ाम था उसके ख़िलाफ़ थे और हमेशा से ही बरसर पैकार रहे। मुख्तलिफ़ मनसब थे जिसमें वो हुकूमत के अंदर रहते आए, कभी कल्चर के मिनिस्टर रहे तो कभी और मुख्तलिफ़ आम ओहदों पर रहे। इलेक्शंस आ जाते हैं ईरान के अंदर और मोहम्मद ख़ातमी साहब ईरान के सदर बन जाते हैं और उनको अच्छी खासी सपोर्ट होती है, 70% मेजॉरिटी के साथ वो सदर मुंतखब होते हैं ईरान के। दूसरी जानिब सदर बिल क्लिंटन मोहम्मद ख़ातमी के इस मनसब संभालने को खुशाइंद अमल करार देते हैं, समझते हैं और वो ये कहते हैं कि जी हमें दोनों ममालिक को रवाबित बेहतर करने चाहिए। उसके हवाले से कुछ कोशिशें भी की जाती हैं, कुछ बयानात भी दिए जाते हैं, दोनों साइडों से दिए जाते हैं, लेकिन अमेरिका थोड़ा सा ज़्यादा कोशिश करता है। बिल क्लिंटन अपने आखिरी सालों के अंदर कोशिश करते हैं कि कुछ ताल्लुकात ईरान से बेहतर हो जाएँ। इस हवाले से एक दो स्टेटमेंट्स भी ऑफिशियल सामने आती हैं जिसके अंदर इस चीज़ का एतराफ़ किया जाता है कि 1953 में ईरान के अंदर शाह ईरान जब आए, मोहम्मद मुसद्दिक जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के, उनके ख़िलाफ़ जब मिलिट्री कू हुआ जो कि कहा जा रहा था कि ब्रिटेन और सोवियट्स ने किया, वो बेसिकली प्लान अमेरिका ने किया था। 2001 आता है, मामलात आगे बढ़ते हैं और अमेरिका पर 9/11 आपको पता है, सबको जानते हैं कि दुनिया की तारीख़ के अंदर एक बड़ा वाक़या था। अमेरिका पर हमला हो जाता है और इस हमला हो जाने के बाद अमेरिका अफ़गानिस्तान पर हमला करता है और उस वक्त अपने वो इत्तहादी ढूंढता है कि कौन कौन सा मुल्क उसका साथ दे सकता है और उन्हीं इत्तहादियों में उसको अचानक एकदम से ईरान नज़र आने लग जाता है और ईरान को बताता है कि भाई ये तो आपका और हमारा मुश्तरका दुश्मन है जिसका नाम तालिबान है, तो हम दोनों को तालिबान और अलकायदा के ख़िलाफ़ लड़ना हमारा एक ही कॉज है क्योंकि कॉमन हमारा एनिमी है। तो इसमें वो ईरान का साथ ढूंढता है, बॉन एग्रीमेंट के अंदर उसको शामिल भी करता है, मामलात आगे बढ़ते हैं और दोनों एक दूसरे को, ख़ुसूसन अमेरिका ईरान को अपने साथ लेकर चलना चाहता है। ईरान बहुत एग्रेसिवली या बहुत ऑप्टिमिस्टिकली अमेरिका के साथ नहीं चलता। बहरहाल उसके बाद कुछ वक्त गुजरता है, 2003 आता है और अमेरिका चूँकि एक बदमस्त हाथी की तरह अफ़गानिस्तान पे हमला कर चुका होता है और उसको डर होता है कि कहीं अब इराक़ से उसके ख़िलाफ़ कोई हमला ना हो जाए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दहशतगर्द हैं, शिद्दत पसंद है और बहुत सारे रीज़न्स वो बनाता है और वो इराक़ के ऊपर हमला कर देता है और सद्दाम हुसैन के दर पे आ जाता है। ये वही सद्दाम हुसैन है जो कभी इनके बगल बच्चा था, फिर उसके साथ मामलात बिगड़े, उसको बगल बच्चे को उसने खिलाया पिलाया, बड़ा किया, इलाके का थानेदार बनाया और इलाके के अंदर उसको पावर्स दी और उसी के बाद वही बच्चा जब फिर जाता है तो सद्दाम हुसैन के दर पे अमेरिका आ जाता है और उससे बदला लेने का मौका हाथ से नहीं जाने देता। 2003 में आप जानते हैं कि इराक़ पर हमला हो जाता है और इराक़ के अंदर जितने शिया धड़े मौजूद होते हैं वही गंदी पॉलिटिक्स जो अमेरिका कर सकता है वो करता है, ओपोनेंट्स को सपोर्ट करने लग जाता है। शिया धड़े जो वहाँ पर मौजूद थे उनको सपोर्ट करता है कि वो इराक़ के अंदर जो सुन्नी धड़े हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ें या उनके ख़िलाफ़ या सद्दाम के ख़िलाफ़ बरसर पैकार हों और उनको फ़ंड करता है, उनको फ्यूल करता है। कुछ अर्से बाद ईरान के अंदर अहमदी नजाद साहब की हुकूमत आती है, वो सदर बन जाते हैं और उधर अमेरिका के अंदर जॉर्ज बुश जो है वो सदर होते हैं। अहमदी नजाद उनको एक ख़त लिखते हैं, लंबा चौड़ा 18 सफ़ों पर मुश्तमिल ये ख़त होता है और उस ख़त के अंदर वो लिखते हैं कि हमें दोनों ममालिक को ताल्लुकात की बेहतरी जो है उसकी जानिब बढ़ना चाहिए और हम दोनों ममालिक कई साल से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते आ रहे हैं, मामलात को कुछ बेहतर होना चाहिए। ईरान की पोजीशन को अमेरिका को अंडरस्टैंड करना चाहिए। ईरान इस चीज़ का यकीन दिलाता है कि वो यूरेनियम की अफजाइश ना कर रहा है ना आने वाले वक्त में करेगा। जितना भी और जौन सा भी इसके ऊपर काम हुआ वो प्योरली एजुकेशनल या रिसर्च वर्क से रिलेटेड हुआ जो कि हर मुल्क का एक हक है। अमेरिका की पाबंदियां ईरान पर बरकरार रहती हैं, किसी भी सूरत अमेरिका इस चीज़ पर राम नहीं होता या अमेरिका इस चीज़ को नहीं मानता या वो कोई खातिर खा ईरान की जानिब इंक्लाइंड नहीं होता। 2013 आ जाता है
ईरान में सदर हसन रूहानी होते हैं और अमेरिका में सदर ओबामा मौजूद होते हैं। 1979 के बाद, ये कहा जाता है 1979 के बाद पहली सिंसियर कोशिश होती है दोनों जानिब से, खुसूसन अमेरिका की जानिब से। और अमेरिका के सदर ओबामा फ़ोन करते हैं हसन रूहानी साहब को। एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होती है जिसकी पूरी दुनिया के अंदर खबर जाती है और चर्चे होते हैं, और ये दोनों ममालिक बात करते हैं जौहरी हथियारों के जो ईरान का प्लान है उसके हवाले से, और कोशिश करते हैं और कहते हैं जी हम सिंसियरली, अमेरिका कहता है कि जी आपके साथ ताल्लुकात को आगे ले बढ़ना चाहते हैं, अब उसको नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपके ऊपर जो पाबंदियाँ कई दहाइयों से, कई सालों से चलती आ रही हैं, उसके अंदर बिट्स एंड पार्ट्स के अंदर तो हम नरमी हो जाती है, लेकिन हम चाहते हैं कि लॉन्गर रन के अंदर उसके अंदर नरमी हो और दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ आगे चलें और आगे बढ़ें। बहरहाल दुनिया का मंजरनामा भी साथ साथ बदलता रहता है। 2015 आ जाता है और दोनों ममालिक के दरमियान काफ़ी रवाबित होते हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से कुछ विजिट्स होते हैं, कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, कुछ फाइंडिंग्स होती हैं। इन शॉर्ट 2015 में अमेरिका किसी सूरत इस बात को मान लेता है, तस्लीम कर देता है। यूएन की भी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं कि ईरान यूरेनियम की अफजाइश नहीं कर रहा, ईरान यूरेनियम की अफजाइश सिर्फ उतनी कर रहा है जितना उसके एजुकेशनल या रिसर्च वर्क के लिए ज़रूरी है, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया हर मुल्क का हक होता है। 2015 में P5 कंट्रीज़ जो हैं वो सारे तय कर लेते हैं, समझ लेते हैं इस बात को कि जी ईरान इज़ बैक ऑन ट्रैक और ईरान वो नहीं कर रहा जो हम उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं। चुनांचे हमें उसके साथ एक एग्रीमेंट कर लेना चाहिए जिसमें ये चीज़ रिटन आ जाए कि जी आप यूरेनियम की अफजाइश नहीं कर रहे, ना आप करेंगे, और जितनी आप करेंगे अपने एजुकेशनल या अपने रिसर्च वर्क या पर्पज़ के लिए इस्तेमाल आप करेंगे। और JCPOA इस एग्रीमेंट को नाम दिया जाता है, जिसमें P5 ममालिक होते हैं और ईरान होता है और ये मुआहदा करते हैं। और इस मुआहदे की मुखालफत दुनिया के अंदर बहुत सारी होती है, और ख़ुसूसन विद इन अमेरिका बहुत सारे लोग इसकी मुखालफत करते हैं कि जी ईरान के साथ हमें कोई मुआहदा नहीं करना चाहिए, ईरान इसकी कभी पासदारी नहीं करेगा, ईरान को क्या पड़ी है कि वो अपने आप को जौहरी ताकत ना बनाए और अमेरिका के साथ मुआहदा करके बैठ जाए सिर्फ कुछ अरसे के लिए कि जी उसके पास कुछ फाइनेंशियल मामला बेहतर होंगे। लेकिन बहरहाल मुआहदा हो जाता है। जब मुआहदा हो जाता है तो अमेरिका बहुत हद तक सैंक्शंस ईरान से उठा लेता है, यानी कि ईरान की ट्रेड शुरू हो जाती है, वो तेल बेच सकता है दीगर ममालिक को, बहुत सारी चीज़ें वो एक्सपोर्ट कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें वो इंपोर्ट कर सकता है। जो बैंक उसके अकाउंट्स फ्रीज़ हो चुके थे, बहुत सारे असासे मुंजमद हो चुके थे दीगर ममालिक के साथ, उसके वो अनफ्रीज़ हो जाती है, यानी चीज़ें बैक टू नॉर्मेलिटी स्टार्ट हो जाती है JCPOA के मुआहदे के फ़ौरन बाद ग्रेजुअली, और मामला ठीक तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं। और फिर होता यह है कि 2017 में डोनाल्ड ट्रंप साहब आ जाते हैं और आके अमेरिका का मनसब सदर का संभाल लेते हैं, और उसके बाद हालात एक बार फिर संगीन किस्म के ख़राब होना शुरू हो जाते हैं दोनों ममालिक के दरमियान। बात करें अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात की तारीख़ के हवाले से कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात गुज़िश्ता सालों में किस किस्म के रहे और अब कैसे हैं और आने वाले वक्त में मुमकिन तौर पर कैसे होने जा रहे हैं। इससे पिछली एपिसोड के अंदर हमने ये जिक्र किया कि JCPOA जो मुआहदा है उसके अंदर ईरान ने किस तरह ये तय किया इस जौहरी मुआहदे के अंदर P5 ममालिक समेत अमेरिका के कि वो जौहरी हथियारों की अफजाइश के ऊपर काम नहीं करेगा। इस स्टोरी के अंदर, इस एपिसोड के अंदर हम जिक्र ये करेंगे कि उस मुआहदे के बाद क्या हुआ और किस तरह ताल्लुकात आज की तारीख तक के हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की लास्ट एपिसोड है जिसमें हम आपसे ये शेयर करेंगे कि 2015 से ऑनवर्ड ताल्लुकात अब तक कैसे रहे। बहरहाल 2015 में JCPOA का मुआहदा हो जाता है। ईरान यूरेनियम की अफजाइश या उसके ऊपर जो एलिगेशन था कि वो जौहरी हथियारों के ऊपर काम कर रहा है उसको कंट्रोल कर देता है और मामलात कुछ बेहतरी की जानिब बढ़ने लग जाते हैं। ईरान के ऊपर काफ़ी हद तक सैंक्शंस रिलीज़ होने लग जाती हैं, आसान होने लग जाती हैं, पैसे का इन्फ्लक्स आने लग जाता है, कुछ हालात ईरान के बेहतर होने की जानिब गामजन हो जाते हैं और दोनों ममालिक ठीक तरीके से खित्ते के अंदर चलने लग जाते हैं। होता ही है कि 2017 में डोनाल्ड ट्रंप मनसब संभाल लेते हैं सदर का अमेरिका के। डोनाल्ड ट्रंप के आने के हवाले से आप लोग सब जानते हैं कि किस किस्म की एक राय पाई जाती थी। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं, मुतनाज़ तरीन अमरीकी सदूर के अंदर एक सदर होते हैं। वैसे तो सारे ही उनके सदर काफ़ी मुतनाज़ रह चुके हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लेके और ही किस्म का तनाज़ा था जो सामने आया, या एक और ही किस्म का एक स्कूल ऑफ थॉट था जिसने जन्म लिया। बहरहाल 2018 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो सदर हैं
वो JCPOA मुआहदा जो ईरान के साथ जौहरी हथियारों का मुआहदा किया जाता है उसको तोड़ देते हैं, उससे यूनिलैटरली यानी यकतरफ़ा तौर पे उस मुआहदे से निकल आते हैं और वो कहते हैं कि जी ये मुआहदा नहीं रहा, ईरान इससे निकल चुका है, ईरान इससे साइड पे हो चुका है। क्यों? क्योंकि ईरान जौहरी तनसीबात के ऊपर अभी भी काम कर रहा है और वो हमसे झूठ बोल रहा है, वो गलत बयानी कर रहा है, उसने किसी किस्म के यूरेनियम की अफजाइश को नहीं रोका। सो इसलिए हम उसको ऐसे स्ट्रक ऑफ कर रहे हैं, इसे निकाल रहे हैं और हम मैक्सिमम प्रेशर के नाम से कैंपेन का आगाज़ किया गया ईरान के ख़िलाफ़ कि इस पर जितना भी हम प्रेशर डालेंगे, इतना डालेंगे कि ये टूट जाए या इतना डालेंगे कि ये गिर जाए। इन्होंने मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन का आगाज़ कर दिया और उस मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन के अंदर जितनी भी और जिस भी किस्म की पाबंदियां हो सकती थी ईरान पर लगाई गई। तमाम उनके ऊपर पावर से, तमाम फोर्स से अमेरिका ने जिस हद तक मुमकिन था पाबंदियाँ लगाई। दुनिया के बहुत सारे अपने ममालिक को, जो उसके एलाई ममालिक हैं, उनको कहा कि जी आपने किसी ने एक साथ ट्रेड नहीं करनी, बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए गए, ट्रेड रोक दी गई, ऑयल इंपोर्ट रोक दी गई और जहाँ जहाँ ज़ोर लगाया जा सकता है अमेरिका ने ज़ोर लगाया। बहरहाल अब मामला थोड़ा सा आगे बढ़ता है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी जो फ़ौज थी ईरान की, इसको दहशतगर्द तंजीम फ़ौरन करार दे दिया जाता है। मामला काफ़ी इंटेंस हो जाते हैं दोनों मुल्कों के दरमियान। 2019 में यानी JCPO मुआहदा तोड़े जाने के 1 साल के बाद जब मामला टेंस हो जाते हैं तो IRGC 2 ब्रिटिश ऑयल टैंकर्स को रोक लेता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में, उसका घेराव कर लेता है और वो घेराव इसलिए करता है कि वो उसकी जो सॉवरेनिटी है बॉर्डर्स की, उसको ब्रीच करते हुए यहाँ पर आते हैं। ये एक अलहदा इसके ऊपर हम सीरीज़ करेंगे कि ये सारा मामला था क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो ऑयल टैंकर्स का हुआ। बहरहाल अभी सिर्फ मैं आपको उसका हवाला दे रहा हूँ। इसकी रिटेलिएशन के अंदर अमेरिका मिडल ईस्ट के अंदर फ़ौरन 1000 अपने फ़ौजी मज़ीद भेज देता है। गम गुस्से में आ जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं ऐसी की तैसी इन्होंने ब्रिटेन ऑयल टैंकर्स कैसे रोक लिए, इसके पीछे ईरान के मज़मूम मकासद हैं। 1000 फ़ौजी आ जाते हैं और IRGC कुछ ही दिन के बाद, गालिबन 2 दिन लिखे जाते हैं कि उसके बाद IRGC जो है यानी ईरानी मिलिट्री, वो जासूस ड्रोन को गिरा देती है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर इनकी निगरानी कर रहा होता है, जो वहाँ पर ऑयल टैंकर्स ब्रिटिश कब्ज़े में आ जाते हैं। मामला आगे बढ़ता है। सितंबर 2019 आता है। सऊदी अरेबिया के अंदर अटैक होता है ड्रोन के ज़रिए। कहा जाता है कि ये अटैक हुआ और ये अटैक उनकी ऑयल रिफाइनरीज़ के ऊपर हुआ जिसमें अरामको प्राइमरीली सबसे ज़्यादा फोरफ्रंट पे है। वो लीड कर रही है ऑयल इंडस्ट्री को जो सऊदी अरब की है, उस पर ये हमले किए जाते हैं और हमले काफ़ी हैवी किस्म के हमले होते हैं। उसके अंदर काफ़ी सारा नुकसान होता है। ऑयल प्राइसेस एकदम से दुनिया के अंदर ऊपर जाती हैं। इसके पीछे हूती तंजीम जो है, हूती रिबेल जिनको कहा जाता है, वो इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं, जिनके बारे में ये भी ख्याल किया जाता है कि ये ईरान बैक्ड हैं, यानी ईरान इनको स्पॉन्सर कर रहा है। वो ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं। चुनाचे अमेरिका एक मरतबा ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है और कहते हैं कि जी ईरान इसका ज़िम्मेदार है। बहरहाल मामला मज़ीद आगे बढ़ता है। अमेरिका मुसलसल ईरान पर इल्ज़ाम लगाता है और इल्ज़ामात में बड़ा इल्ज़ाम वही लगाता है कि यूरेनियम की अफजाइश कर रहे हैं, किसी भी सूरत में ये यूरेनियम के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे, यूरेनियम को अफजाइश करने के साथ साथ ये एक वक्त के अंदर एटमी क़ुव्वत बन जाएंगे और उसका ऐलान करेंगे ये चीज़ गलत है, ये कानून के अगेंस्ट है, ये निज़ाम के अगेंस्ट है, ये ख़ित्ते के अंदर अपना कंट्रोल असर रसूख बढ़ाना चाह रहे हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो भी उसकी एक लॉन्ग लिस्ट थी वो उसको हमेशा ज़ोर शोर से इन्हीं दिनों के अंदर कहने लग जाता है और उसको बाकी ममालिक को भी प्रेशराइज़ करता है लाइक इसराइल के, वो भी इसका प्रचार करें। अमेरिका चूँकि ईरान के दर पे होते हैं और वो चाहता है कि वो ईरान को कोई सबक सिखाए या उनका ज़ोर तोड़े, क्योंकि ईरान बहुत तेज़ी से अपने आप को स्टेबिलिटी कर रहा होता है इन नामसाइद हालात के अंदर, क्योंकि अमेरिका का प्लान ये था मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक से कि इसको गिरा देंगे। खैर वो गिरता नहीं है। सन 2020 आ जाता है। अमेरिका एक बड़ा वार करता है और इस बड़े वार के अंदर अमेरिका जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद कर देता है। जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद यानी इराक़ के शहर के अंदर एक हमले के सूरत में जो ड्रोन से हमला किया गया था उसमें शहीद कर दिया जाता है। उनके साथ 7 और लोग हैं जिसमें इराक़ी और ईरानी मिलिट्री के हाई कमांड के लोग शामिल थे। इस हमले के नतीजे में एक ख़बर दुनिया के सामने जब आती है तो एक कोहराम की सूरत होती है। ईरान के अंदर एक कोहराम बर्पा हो जाता है। जनरल कासिम सुलेमानी कुद्स फोर्स के
लीड कर रहे थे, उसको लेकर चल रहे थे, लेकिन ये वही जनरल कासिम सुलेमानी हैं जिनकी पॉपुलैरिटी किसी भी माजी में बड़े किसी भी फोर्स के लीडर से बहुत ज़्यादा थी। जनरल कासिम सुलेमानी के हवाले से कहा जाता है कि ये इतने इन्फ्लुएंशियल थे इस पूरे ख़त्ते के अंदर कि वो ईज़िली मूव कर लेते थे ममालिक के दरमियान। इस ख़त्ते से दौलत इस्लामिया यानी आइश को निकालने के अंदर भी एक बड़ा रोल प्ले किया कासिम सुलेमानी में इराक़ के अंदर से, जिसको अमेरिका भी नहीं निकाल सका, या जिसके बारे में कहा जाता था कि अमेरिका का बगल बच्चा उसका पाला हुआ है ये इराक़ के अंदर। बहरहाल ये वही जनरल कासिम सुलेमानी हैं जिनका जब जनाजा हुआ तो उस जनाजे के बारे में तारीख़दान ये कहते हैं कि ईरान के अंदर इमाम खुमैनी की आमद पर जितने लोग मौजूद थे, उसके बाद दूसरी बड़ी पब्लिक गैदरिंग जो थी वो जनरल कासिम सुलेमानी के जनाजे के ऊपर थी। आप अपनी स्क्रीन पर भी ये मनाज़र देख सकते हैं, लोगों के हुजूम और जत्थे देख सकते हैं। करोड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे इनके जलसों में। ऊपर कहने वाले ये कहते हैं लाखों और करोड़ों की तादाद में मौजूद थे। ईरान के अंदर इन्फ्लुएंशियल तरीन शख्सियत जिसको कहा जाता है वो जनरल कासिम सुलेमानी है। अमेरिका उनको ड्रोन अटैक के अंदर शहीद कर देता है। मामला यहाँ थमता नहीं है, कुछ वक्त गुजरता है, अमेरिका की तनसीबात के ऊपर ईरान अटैक करता है और इराक़ के अंदर अटैक करता है, उनकी एयर बेसिस के ऊपर अटैक करता है और वहाँ पे कुछ डैमेज करता है। वहाँ की जो लोकल उनकी ट्रूप्स मौजूद होते हैं अमेरिका और उनके एलाइज़ के, और उसके अंदर काफ़ी ख़बरें भी आती हैं कि 100 से ज़्यादा लोग हैं फ़ौजी जिनको ब्रेन इंजरीज़ हुई हैं, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा पब्लिकली ऑन नहीं करता अमेरिका, लेकिन ये ख़बर सामने आ जाती है। मामला आगे बढ़ता है और अमेरिका का गम गुस्सा यहाँ भी थमता नहीं। अमेरिका और अमेरिका के एलाए इज़राइल इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करता है या इज़राइल इसके ऊपर फोर फ्रंट पे आता है, लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि अमेरिका इज़राइल इज़ वन एंड द सेम थिंग, और दोनों ये तय करते हैं और प्लान करके एक अटैक और करते हैं ईरान के ऊपर। और इस मरतबा ईरानी साइंटिस्ट के ऊपर अटैक करते हैं जिनका नाम था मोहसिन फ़खरीज़ादा साहब। मोहसिन फ़खरीज़ादा साहब को जौहरी हथियार का जो प्रोग्राम चल रहा था ईरान का, उस हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बंदा तस्वुर किया जाता था। इस सारे जो जौहरी हथियारों का उनका प्लान था, उसको लीड करने वाले जो साइंटिस्ट जिनका नाम सामने आता था वो मोहसिन फ़खरीज़ादा थे। वो अपनी गाड़ी में प्राइवेट कार में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे जब उन पर ये हमला और उनको मार दिया गया। इन दोनों बड़े हमले और इन दोनों बड़ी शख्सियात और इन दोनों बड़े नुकसानात के बाद ईरान ने ऐलान किया, तय किया कि हम इन दोनों का बदला लेंगे और इससे बड़ा बदला लेंगे। अभी तक उस डैमेज जितना डैमेज तो ईरान नहीं कर सका, बिट्स एंड पार्ट्स के अंदर कोशिशें उसकी जारी हैं, लेकिन अभी भी ये ख्याल किया जाता है कि ईरान का ये बदला लेना बाकी है। मामलात आगे बढ़ते हैं, गुस्से में ईरान मज़ीद एग्रेसिवली और मैसिवली यूरेनियम की अफजाइश के ऊपर काम शुरू कर देता है। कुछ जौहरी हथियारों को टेस्ट भी करता है, लेकिन पब्लिकली वो ओन नहीं करता कि उसके पास कोई जौहरी हथियार है। हालात यहाँ तक कशीदा होते हैं। 2020 जैसा मैंने जिक्र किया यह चल रहा होता है। दो बड़े लोग ईरान लूज़ कर लेता है ख़त्ते के अंदर। वैसे तो अपना कंट्रोल, अपनी पेनिट्रेशन बहुत अच्छी लेकर चल रहा था। जनरल कासिम सुलेमानी के बारे में ख्याल ये किया जाता है कि बहुत अच्छे स्ट्रेटजिस्ट थे और बहुत अच्छे एग्जीक्यूटर थे, यानी एक चीज़ प्लान कर ली और उसके बाद उस पर अमल कैसे करना है बहुत अच्छे तरीके से लेकर जनरल कासिम सुलेमानी चल रहे थे। उनकी शोहरत के हवाले से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मोहसिन फ़खरीज़ादा और जनरल कासिम सुलेमानी, इन दोनों का बदला लेना ईरान का अभी बाकी है, जो ईरान कह चुका है। बहरहाल अमेरिका बार बार तंबीह कर रहा है दुनिया को और ईरान को, और डोनाल्ड ट्रंप अभी रिसेंटली आप जानते हैं कि अपने इक़्तिदार से हटने से पहले तक वो ईरान के दर पे थे और उनका कहना ये था कि ईरान को मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक से हम जितना सप्रेस कर सकते हैं हम और सप्रेस करेंगे। सारे हालात के अंदर ईरान ने अपने आप को स्टेबल रखा। ज़ाहिर है उस पर मुश्किलात थी, परेशानियाँ थी, तंगदस्ती थी, माली उसके ऊपर सैंक्शंस लग चुकी थी, दुनिया के साथ उसकी ट्रेड उस तरह नहीं थी जिस तरह वो कर सकता था। तो अंडर द कवर, अंडर द टेबल मुख्तलिफ ममालिक के साथ सपोर्ट करते हुए ईरान ने कुछ ना कुछ ऑपरेट किया, लेकिन उसने बहुत सारे ऐसे एलाई भी बना लिए जिन एलाइज़ ने उनको खुल्लम खुल्ला सपोर्ट किया, जिसमें आजकल चाइना का नाम बड़ा फोर फ्रंट पे आ रहा है। इस हवाले से हमने एक दो वीडियोस किए हैं, लेकिन इसकी तफसील में इंशाल्लाह हम मज़ीद वीडियोस ज़रूर करेंगे और आपको बताएंगे कि ईरान चाइना ताल्लुकात कैसे और आने वाले वक्त में कैसे होंगे। मामला आगे बढ़ता है
और अमेरिका के अंदर नई क़यादत आ जाती है, और जो नई क़यादत अमेरिका के अंदर आती है वो सदर जो बाइडन की आती है। और सदर जो बाइडन का आज की इस वीडियो तक ये तय करना बाकी है कि उन्होंने ईरान को डील कैसे करना है। वैसे वो स्टेटमेंट्स, उनके लीडरान स्टेटमेंट दे चुके हैं कि मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक गलत थी, JCPOA से निकालना गलत था, हमें ईरान के साथ एक टेबल पर बैठ के काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ईरान को मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक ना गिरा सकी है ना ढा सकी है। ईरान अपनी जगह पर खड़ा है, खत्ते के अंदर अपना कंट्रोल कायम रखे हुए है, उसको बेहतर किए हुए है, और हम कोशिश ये करेंगे उसके साथ एक टेबल पर बैठ कर बात करें। और बात आखिरी यहाँ तक रुकी थी कि पहले अमेरिका JCPOA की तरफ आएगा खुद, और उसके बाद हम आएंगे। ईरानियों का ये कहना था, जबकि अमेरिका का कहना है कि पहले ईरानी JCPOA की तरफ आएँ, चूँकि ईरानियों ने यूरेनियम की अफजाइश की। अब मामला यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत इस वीडियो के बनाए जाने तक खटाई का शिकार है, लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि ईरान और अमेरिका की जंग या मसला इस हद तक ख़तरनाक हो चुके हैं, इस हद तक बढ़ चुका है कि जो बाइडन जितनी भी कोशिश कर लें वो शायद एक टेम्परेरीली कोई एक ऐसा वक्त ज़रूर या ऐसा पैच आ जाएगा जिसके अंदर ताल्लुकात शायद जो गम गुस्सा है वो थोड़ा सा थम जाएगा, लेकिन कभी भी परमानेंटली ख़त्म नहीं हो सकता। आने वाले वक्त में डेफिनेटली इस हवाले से बहुत सारी खबरें आएंगी, हम आपको उस हवाले से अपडेट रखेंगे। हमारी जो तो सीरीज़ थी US ईरान की, इसमें हमने कोशिश की कि आप तक तमाम वो मेन हक़ाइक़ लेकर आएँ जो दुनिया के मंजरनामे में बड़े हक़ाइक़ थे या बड़े वाक़यात थे। तफसीली या ज़ैली वाक़यात खैर बहुत सारे थे। आपको इस हवाले से मज़ीद भी हम वीडियोज़ बनाएंगे और बताएंगे कि ईरान के ताल्लुकात बाकी दीगर ममालिक के साथ कैसे हैं, लॉन्गर या शॉर्टर टर्म पे। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।